नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीछे लिखा हुआ है। पर्पस, इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप केवल सेक्शंस और डेफिनिशंस का विषय न समझें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ वास्तव में हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यापारिक जीवन और जो व्यवहारिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ है, इन तीनों को रेगुलेट करता है। आप सुबह किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कैब बुक करते हैं, किसी होटल में रूम बुक करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इन सब के पीछे कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मौजूद होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ केवल लॉयर्स के लिए नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की पहली क्लास में हम 4 मुख्य क्वेश्चंस को समझेंगे। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन कैसे हुआ? और नंबर 4 है कि भारत में या दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का स्कोप क्या है? लॉ का स्कोप क्या है? क्या है? ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी? कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का स्कोप क्या है? लॉ का स्कोप क्या है? ठीक है। सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है क्या?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2H कहती है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहती है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए। यहां दो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। इस बात को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये सब घुमाकर पूछने वाले प्रश्न हैं। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट, इसमें आप यहां पे देख सकते हैं, कोई भी चीज का एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। उदाहरण के लिए मैं अपने मित्र से कहता हूं कि कल मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। मित्र कहता है ठीक है, ठीक है। यह एक अंडरस्टैंडिंग या प्रॉमिस हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टीज के बीच कोई लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन आवश्यक रूप से पैदा नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैं किसी शॉपकीपर से कहता हूं कि मुझे यह लैपटॉप 50,000 में खरीदना है। शॉपकीपर एग्रीज और हम ट्रांजैक्शन की टर्म तय कर लेते हैं। अब यहाँ लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस
पैदा हो सकते हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्षेत्र है। अब दूसरा है कि पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हमारा मुख्य टॉपिक है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आखिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सवाल है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जरूरत क्यों है? इसे यदि हम 5 भागों में डिवाइड करें। नंबर 1, सर्टेनिटी इन ट्रांजैक्शंस। सर्टेनिटी इन ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पहला उद्देश्य है सर्टेनिटी। जब दो पार्टीज कोई ट्रांजैक्शन करती हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि किसने क्या प्रॉमिस किया, कब करना है, कितना पेमेंट करना है, गुड्स और सर्विसेज कैसी होंगी। अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है तो क्या रेमेडी होगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस इन रिलेशनशिप्स में सर्टेनिटी लाता है। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आपके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। मान लीजिए ए ने बी को 1 लाख रुपए देने के बदले कोई सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने अपना पेमेंट कर दिया लेकिन ए ने सर्विस नहीं दी। अब बी के राइट्स क्या होंगे? क्या बी कंपनसेशन मांग सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है? क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर कॉन्ट्रैक्ट लॉ देता है। तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोमिसेस। क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोमिसेस। पहला हो गया सर्टेनिटी इन ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तीसरा हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक। इन्फोर्समेंट ऑफ लीगली बाइंडिंग प्रोमिसेस। हर प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं होता है लेकिन जब पार्टीज ऐसी एग्रीमेंट करती हैं जो कानून द्वारा इन्फोर्सेबल है तब लॉ उस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज और इन्फोर्स करता है। यही कारण है कि सेक्शन 2H में इन्फोर्सेबल बाय लॉ शब्द महत्वपूर्ण है। चौथा है फैसिलिटेशन ऑफ कॉमर्स। चौथा है फैसिलिटेशन
ऑफ कॉमर्स आज मॉडर्न इकोनॉमी है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना मॉडर्न कॉमर्स की कल्पना करना लगभग असंभव है। कंपनी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बैंक बोरोवर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। जो फैसिलिटेशन ऑफ कॉमर्स है, इसका क्या है कि ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। ये इसका एक पहलू है। पांचवा पहलू एक और है, रेमेडीज फॉर ब्रीच। पांचवा महत्वपूर्ण पर्पज है रेमेडी। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी के पास लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। रेमेडीज ऑफ ब्रीच, ये पांचवा नंबर हम यहां लिख देते हैं। जीज ऑफ ब्रीच, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1 सर्टेनिटी इन ट्रांजैक्शंस, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, नंबर 3 इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोमिसेस, नंबर 4 फैसिलिटेशन ऑफ कॉमर्स और नंबर 5 रेमेडीज ऑफ ब्रीच। रेमेडीज ऑफ ब्रीच, इसमें क्या है पांचवें नंबर में, रेमेडी। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी के पास लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। यहीं से हम आगे पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोविजन सेक्शन 73 है। सेक्शन, ये जो रेमेडीज ऑफ ब्रीच है, सेक्शन 73 से संबंधित है। थ्री से संबंधित है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ केवल यह नहीं बताता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वह यह भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर क्या होगा। अब हम एक नए भाग की ओर चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और अपने नोट्स में आप नोट्स कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नंबर 3 है ये। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इतिहास की तरफ चलते हैं। किसी भी लॉ को अच्छे से समझने के लिए उसका इवोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी एक दिन में नहीं बना होगा, ये धीरे धीरे विकसित हुआ है।
यह समाज और व्यापार के विकास के साथ इवॉल्व हुआ होगा। तो एंशिएंट सोसाइटीज़ में हम देखते हैं एंशिएंट सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि प्राचीन समाजों में मॉडर्न रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट मौजूद था। व्यक्ति बस व्यक्ति जो थे वो वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। कोई चीज़ मैंने आपको दी, उसके बदले में आपने कोई चीज़ हमें दे दी। ऋण लेते थे और देते थे। भूमि तथा संपत्ति से संबंधित ट्रांजैक्शंस करते थे। विवाह, व्यापार और अन्य सामाजिक एग्रीमेंट्स में ऑब्लिगेशंस होते थे। लेकिन मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट लॉ जैसा सिस्टमैटिक लीगल फ्रेमवर्क तब विकसित नहीं हुआ था। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी जुड़ सकता है कि जैसे हम लोग जब बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया, तो उसमें जैसे हम लोगों के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो कई बार बोलते हैं कि भई अगर आप ऐसा करोगे, लोगों का ऋण नहीं चुकाओगे, तो आप इतने वर्ष तक नरक में जाओगे, नरक भोगोगे। ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से धर्म ग्रंथों में कॉन्ट्रैक्ट ही था कि आप अ, एक नियम है उसको पालन करिए, नहीं तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डर दिखाया जाता था, जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका डर दिखाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पालन करवाया जाता था लोगों से, और लोग करते भी थे। आज की तरह मॉडर्न लॉ नहीं था, तो लोग इस तरह पालन करते थे। रोमन लॉ आता है फिर इसके बाद। रोमन लॉ क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डेवलपमेंट में रोमन लॉ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोमन्स ने ऑब्लिगेशंस और एग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स को व्यवस्थित रूप से डेवलप किया। रोमन लीगल ट्रेडिशन में कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशंस की विभिन्न कैटेगरीज विकसित हुई। बाद में यूरोपियन लीगल सिस्टम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, और इनडायरेक्ट रूप से मॉडर्न लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में इसका योगदान रहा। इसके बाद आता है इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ आया फिर इसके बाद। इसके बाद इंग्लिश लीगल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का डेवलपमेंट हुआ। इंग्लैंड में कॉमन लॉ और कोर्ट्स के डिसीजन के माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स विकसित हुए। कोर्ट्स ने विभिन्न डिस्प्यूट्स में प्रिंसिपल्स विकसित किए, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन, ब्रीच, डैमेजेस आदि। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक अलग और विकसित लीगल डिसिप्लिन बन गया। इसमें जो विकसित हुई चीजें हैं वो देखिए कैसे हुई। इंग्लिश कॉमन लॉ में धीरे धीरे जो जैसे जैसे मैटर आते गए, तो उसमें फिर चीजें इवॉल्व होती गई। कैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, कंसीडरेशन,
इंटेंशन, और नंबर 4 ब्रीच, और उसके बाद नंबर 5 डैमेजेस। ये 4 चीजें इंग्लिश कॉमन लॉ से विकसित हुई। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन, ब्रीच, डैमेजेस। फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक अलग विकसित लीगल डिसिप्लिन बन गया। अब इसके बाद हम आते हैं भारत पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉलोनियल पीरियड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉलोनियल पीरियड। अब हम भारत पे आते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों और कम्युनिटीज में अलग अलग कस्टमरी लॉज और प्रिंसिपल्स लागू होते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ी, एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस हुई। इसी बैकग्राउंड में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया। यह एक्ट 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। यह भारत में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रमुख स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप इस एक्ट की स्ट्रक्चर को समझिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप इस एक्ट की स्ट्रक्चर को समझिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जनरल प्रिंसिपल्स को कोडिफाई करना था। इसमें प्रपोजल, देखिए इसके अंदर जो मेनली टॉपिक आते हैं वो क्या होते हैं, इसको विस्तृत तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक आउटलाइन की तरह से हम पढ़ लेते हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट,
legality of object, void agreements, contingent contracts, contracts, performance, performance, breach और रेमेडीज। ये जिन चीज़ों का अभी हमने पहले अध्ययन किया था, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन चीज़ों को शामिल किया गया। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, void agreement, contingent contracts, performance, breach एंड रेमेडीज जैसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं। इसके बाद स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको आप अपने नोट्स में इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हम जो भी लिखते हैं, वो जो महत्वपूर्ण होता है वही लिखता हूँ, अन्यथा नहीं लिखता हूँ। तो जो भी यहाँ मैं लिखता हूँ उसको आप अपने नोट्स के रूप में इसको संग्रहित ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5वां पार्ट है स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? स्कोप का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ किन-किन मैटर्स को कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो किन-किन मैटर्स को कवर करता है।
यह लॉ कवर करता है। नंबर ए सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर एक आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, इसके लिए हमें समझना होगा प्रपोजल। सेक्शन 2A, सेक्शन 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2B प्रॉमिस, सेक्शन 2B प्रॉमिस, सेक्शन 2B कंसिडरेशन, टू डी टू डी एग्रीमेंट, सेक्शन 2E 2E कॉन्ट्रैक्ट, 2H। फिर हम पढ़ेंगे हु कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां सेक्शन 11 महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 जो है वो महत्वपूर्ण है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम आते हैं, पहला तो हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। दूसरा आ गया वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा बड़ा एरिया है वैलिडिटी।
वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट लीगली वैलिड नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के लिए लॉ विभिन्न रिक्वायरमेंट्स रखता है, जैसे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो इसमें चार बातें आ गई। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, पार्टीज, लॉ ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जहां एक आवश्यक हो वहां प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चार बातें होंगी। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉ ऑफ कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये हो गई। और जहां आवश्यक हो वहां प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज। कंसेंट के संबंध में हम पढ़ेंगे कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस्टेक। ये हो गया पांचवा। ये हो गया छठा। ये हो गया सातवां। ये हो गया आठवां। और ये हो गया नौवां। इसको एक बार देख लीजिए। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉ ऑफ कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और ये मिस्टेक। ठीक है ना। ये चीजें होंगी। ये सभी कॉन्सेप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कोर कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद हम नंबर 3 जो था वो है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज।
तीसरा नंबर क्या है? परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगला प्रश्न, व्हाट हैपेंस आफ्टर फॉर्मेशन? पार्टीज अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करेंगी, लेकिन कई परिस्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये देखिए, इसी में यही था, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। तो इसमें तीन चार बातें आती हैं। किस तरह डिस्चार्ज हो सकता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, या तो वो परफॉर्म करना होगा या वो डिस्चार्ज कर रहा हो, मतलब या तो वो परफॉर्म करेगा या परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको डिस्चार्ज बोलेंगे। तो किन किन परिस्थितियों में डिस्चार्ज हो सकता है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। नंबर टू है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। नंबर थ्री है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। नंबर चार है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पांचवा नंबर है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन सबको हम नोट कर लेंगे। ये जो परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको आगे की क्लास में हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद एक और आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली बन गया, लेकिन एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंजर्ड पार्टी के पास क्या क्या रेमेडी है, यहीं से डैमेजेस और कंपनसेशन का प्रश्न आता है। सेक्शन 73 इस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में अन्य रेमेडीज भी रेलेवेंट हो सकती हैं, जिसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ अन्य स्टेटस को भी देखना पड़ता है। इसके बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ना,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एक पार्टी परफॉर्मेंस पूरा नहीं करती है, वादा पूरा नहीं करती है, तो फिर वो ब्रीच ऑफ पार्टीज होता है। जो इंजर्ड पार्टी है उसको पास क्या रेमेडी है, इसी को हम वो देखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिस्थितियों में अन्य रेमेडीज भी रिलेवेंट हो सकती हैं, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ अन्य स्टेटस को भी देखना पड़ता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, जैसे इंडेमनिटी सेक्शन 140 124 ऑनवर्ड्स, गारंटी सेक्शन 126 ऑनवर्ड्स, बेलमेंट, इसको आप लिख लीजिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इंडेमनिटी सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स, गारंटी, जब हम किसी चीज़ की गारंटी देते हैं तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। सेक्शन 126 ऑनवर्ड, बेलमेंट, सेक्शन 148 ऑनवर्ड्स, प्लेज, सेक्शन 172 ऑनवर्ड्स, एजेंसी, सेक्शन 182 ऑनवर्ड्स। ये सभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के महत्वपूर्ण एरियाज हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉज और अदर लॉज, अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अकेले पढ़कर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पूरी दुनिया नहीं समझी जा सकती, क्योंकि कई स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस के लिए अलग-अलग स्टैट्यूट्स हैं। उदाहरण के लिए सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग लेजिस्लेशन है, पार्टनरशिप के लिए अलग लेजिस्लेशन है, आर्बिट्रेशन के लिए अलग लेजिस्लेशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक ब्रॉड लीगल इकोसिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अब एक हम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ए एक बिल्डर है,
बी एक कस्टमर है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ए एक बिल्डर है, बी एक कस्टमर है, बी ए से एक फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट करता है। अब इस एक ट्रांजैक्शन में कितने लीगल क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं? पहला, क्या पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं? दूसरा, क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ? तीसरा, क्या कंसिडरेशन है? चौथा, क्या कंसेंट फी है? पांचवा, क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? छठा, क्या एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? सातवां, क्या पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस परफॉर्म किए? आठवां, अगर बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया तो क्या होगा? नौवां, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? 10वां, अगर डिस्प्यूट हो गया तो रेमेडी क्या होगी? यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज एज द फाउंडेशन ऑफ कॉमर्शियल लॉ। एक बात हमेशा याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉमर्स। बिजनेस में लगभग हर ट्रांजैक्शन किसी न किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पर आधारित होता है। जब एक कंपनी जब रॉ मटेरियल खरीदती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब गुड्स बेचती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब इंश्योरेंस लेती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब लोन लेती है, कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए एक कॉमर्शियल लॉयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ की मजबूत अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैंने अपने मित्र से कहा, मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख में बेचूंगा, मित्र ने कहा ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? रुकिए, यहीं पर आपको लॉयर की तरह सोचना है। केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस देखकर तुरंत आंसर नहीं देना है। हमें कई लीगल क्वेश्चन पूछने होंगे। क्या पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं? क्या कंसिडरेशन है? क्या कंसेंट फ्री है? क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट लागू होती है? क्या एग्रीमेंट वास्तव में लीगली इन्फोर्सेबल है? यही डिफरेंस है कॉमन सेंस और लीगल रीजनिंग में। लॉ स्टूडेंट को हर सिचुएशन को लीगल एलिमेंट्स में ब्रेक करना आना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं।
इसमें देखिए मेनली जो है शॉर्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो है जैसे क्वेश्चन आएगा कि संविदा विधि जो है वो कब लागू हुआ, संविदा विधि का प्रभाव क्या है, संविदा को परिभाषित कीजिए, प्रपोजल को परिभाषित कीजिए, एग्रीमेंट को परिभाषित कीजिए, जनरल ऑफर, essential elements of contract, define acceptance, when offer can be revoked, in invitation to offer। इन सब चीज़ों को हम और विस्तार से आगे की क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने मित्रों, सहपाठियों और अन्य अन्य लोगों तक इसे पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।